हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। अब तक हमने क्लास 11th में बायोलॉजी के काफ़ी सारे चैप्टर्स को कवर किए, जिसमें अक्सर चैप्टर्स जो हमारे थे वो काफ़ी ज़्यादा मेमोराइजेशन बेस्ड थे। अब जो चैप्टर्स को हम शुरू करने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड है और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। हम क्लास 12 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जब हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो बॉटनी में और दूसरा जूलॉजी में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये बेसिक्स होगा, जिसमें हम स्टार्टिंग के कुछ पार्ट्स में जो बॉटनी और जूलॉजी में दोनों में जो चीज़ कॉमन है पहले उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बॉटनी का अलग पढ़ेंगे और जूलॉजी का अलग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हम रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली ये रिप्रोड्यूस करना होता है। एक तो होता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, दूसरा होता है उसे रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस करना बेसिकली या रिप्रोडक्शन करना बायोलॉजी में इसका डेफिनेशन यही आता है, जब आप किसी यंग वंस को बर्थ देते हैं तो वो किसके अंदर आता है, रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। ठीक है, आप यानी कि आपका कोई भी यंग वंस का बर्थ होना वो रिप्रोड्यूस, चाहे वो इंसान का बच्चा हो या किसी एनिमल्स के लिए हो या कोई छोटे ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर। दूसरी बात, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन अपने आप में एक फंडामेंटल प्रोसेस क्यों है? रिप्रोडक्शन अपने आप में एक फंडामेंटल प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे रिप्रोडक्शन, अगर ये प्रोसेस हमारी लाइफ में हो नहीं तो अगर ये प्रोसेस अगर हमारी लाइफ में नहीं होगा तो क्या होगा, तो हमारी जो लाइफ साइकिल है वो बंद हो जाएगी। इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है एक फंडामेंटल प्रोसेस आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तीसरी बात, ये ट्रांसमिशन होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। याद है हमने ये देखा है, हमको ये पता है कि इंसान पहले क्या था, मंकी था। मंकी के बाद क्या बना, मंकी के बाद बेसिकली वो आहिस्ता आहिस्ता करके डेवलप क्या हुआ, ह्यूमंस में हुआ। तो अब ये ऐसा तो था नहीं कि ह्यूमन पहले जो इंसान था वो जो मंकी था, ये ऐसे तो पहले था नहीं कि हम ये कह सकें कि अब पहले मंकी था तो अब बाद में पैदा होने का इंसान का बच्चा, अब तो मंकी नहीं पैदा होता रिटर्न, है ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि रिप्रोडक्शन में एक तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो कई साल के बाद गुजरने के बाद जो इंसान में इवोल्यूशन हुआ और मंकी से वो ह्यूमंस बना, तो मंकी से ह्यूमंस बनने के बाद उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मंकी वाली जो मंकी से मिलती जुलती वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हो गई और उसमें ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक आती गई। तो अब उसके ऑफस्प्रिंग में भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। तो ऑफस्प्रिंग में जब ये कैरेक्टरिस्टिक आएगी, यानी कि रिप्रोडक्शन का बेसिकली मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन का बेसिकली मतलब यही था, आप सारे कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इसके आगे चौथा पॉइंट अगर हम इसका देखेंगे तो ये है लाइफ स्पैन किसे कहते हैं। लाइफ स्पैन ये कहते हैं कि इंसान या जानवर या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस समय से पैदा होता है, उस समय से पैदा होने के बाद उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है वो उसका लाइफ स्पैन कहलाता है। अब सबसे छोटा लाइफ स्पैन जो है वो एक दिन का है। एक उसमें एग्जांपल है मे फ्लाई, जिसमें आपको यहाँ पर उसका फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा। दूसरा है सिकाडा इंसेक्ट, ये एक ही दिन में पैदा होते हैं, एक ही दिन में एग को हैच करते हैं, एक ही दिन में वो सारी चीज़ें करते हैं जो नॉर्मली इंसान अपनी पूरी लाइफ स्पैन में करता है, और वो एक ही दिन में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। कुछ और लाइफ स्पैन हम देखते हैं, उसके अलावा कुछ और लाइफ स्पैन जो हमें दिखाई देंगे, जैसे टॉर्टोइस है, उसका लाइफ स्पैन आपको 150 से 200 ईयर्स तक का दिखाई देगा। वैसे बनियन ट्री है, उसका भी यही है। नेक्स्ट जो है 2000 से 3000 ईयर्स का लाइफ स्पैन आपको पीपल के ट्री में या पीपल के झाड़ में देगा। यानी कि पीपल का झाड़ जो है पैदा होने से मतलब ग्रो होने से लेकर अपनी डेथ तक 2000 से 3000 साल तक रहता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन जो होता है अभी के टाइम में वो होता है 3000 से 4000 साल तक, वो होता है सिकोया ट्री का। सिकोया ट्री 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, रेड ट्री। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि सिकोया जो ट्री है, ये जो रेड ट्री है, ये रेड ट्री इसके अलावा ये जो हमारा सिकोया जो ट्री है, जो रेड ट्री है, ये रेड ट्री सिर्फ और सिर्फ 3 और 4000 साल के जीवित रहने यानी कि ज़िंदा रहने के अलावा भी इसका एक खासियत है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। अब आते हैं हम स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पर। जब एक ऑर्गेनिज्म पैदा होता है या बड़ा होता है वो तो बेसिकली वो 4 स्टेज में होता है। बेसिकली पहला स्टेज होता है जुवेनालिटी। जुवेनालिटी में बेसिकली ऑर्गेनिज्म अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट करता है, मतलब स्लोली उसे डेवलप करना होगा। मतलब क्या डेवलप करना होगा, अब वो मैच्योरेशन की तरफ बेसिकली बढ़ता है।
मैच्योरेशन यानी कि जब आप रेडी हो जाए किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो जुवेनाइलिटी में वो रेडी नहीं होता कि वो किसी नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सके, बट वो इतना मैच्योर होता है, मतलब वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना शुरू करता है। दूसरा हम आते हैं मैच्योरिटी पर। अब जब हम मैच्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म रेडी है रिप्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि प्यूबर्टी की एक एज आ जाती है उसमें ह्यूमंस के लिए, तो ये मैच्योरिटी है। तीसरा एज होता है एजिंग या सेनेसेंस, जैसे ह्यूमंस में 40 की एज के बाद या 45 की एज के बाद एक तरह से एक एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, वैसे ही बाकी ऑर्गेनिज्म में भी होता है। इसके लिए एजिंग के लिए जो टेक्निकल वर्ड है वो सीनेसेंस है। तो बेसिकली हमारे बॉडी का क्या होता है, एक तरह से डिटोरिएशन शुरू हो जाता है। चौथा जो हमारा फाइनल स्टेज होता है वो होता है डेथ का। इसमें जो ऑर्गेनिज्म हो जाता है वो मर जाता है। ये चारों के चारों स्टेज है वो दो बातों पर डिपेंड करते हैं, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर और दूसरा जेनेटिक फैक्टर। जैसे कि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इंसान 3000 से 4000 साल तक ज़िंदा रह सकता है, वो उसके जेनेटिक फैक्टर्स में नहीं आता। जैसे कि हम सिकोया ट्री की बात कर लें, अगर हम सिकोया ट्री की बात कर लें तो बेसिकली उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी देखने हैं और वो इसका जनरेशन जो देखना है वो देखना है। उस हिसाब से देखेंगे तो सारे के सारे सिकोया ट्री इतने साल तक ज़िंदा रहते हैं, 3000 से 4000 ईयर्स तक वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो ज़िंदा रहते हैं। तो बेसिकली ये चारों के चारों स्टेज जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। यानी कि जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था सिकाडा इंसेक्ट के बारे में, तो सिकाडा इंसेक्ट एक ही दिन में जुवेनिटी, मैच्योरिटी, एजिंग और डेथ, ये चारों के चारों चीज़ें उसकी जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से उसकी चारों के चारों स्टेज जो है वो एक ही दिन में आपको दिखाई दे जाते हैं। अब आते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसके बेसिक फीचर्स बेसिकली क्या होते हैं, तो रिप्रोडक्शन जब होगा तो उसके बेसिक फीचर्स में सबसे पहले आता है आरएनए का सिंथेसिस होना, प्रोटीन और अदर बायोकेमिकल्स होना। ये सारी की सारी चीज़ें आपने क्लास 11 में पढ़ी है। दूसरा डीएनए रेप्लिकेट होना है ना, डीएनए तो रेप्लिकेट होगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो पेरेंट से चाहे वो यूनिपेरेंटल हो या बाय पेरेंटल हो, उसका डीएनए क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। तीसरी चीज़ सेल का डिवाइड होना, रिप्रोडक्शन होगा तो सेल डिवाइड होगा, चाहे माइटोसिस से हो या मियोसिस से हो। चौथी बात सेल का ग्रोथ होना, ऑब्वियसली जब रिप्रोडक्शन होगा तो सेल का ग्रोथ तो हो गई। और पांचवी बात यह याद रखनी है कि यहाँ पर न्यू इंडिविजुअल बनते हैं किससे, गैमेट से। नए इंडिविजुअल जो फॉर्म होते हैं गैमेट से, फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है और इससे आपको नए इंडिविजुअल्स मिलते हैं। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स पर। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस को देखते हैं। 3 तरह के रिप्रोडक्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, हम यहाँ पर हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मैं बात करूँगा तो याद रखना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हायर ऑर्गेनिज्म में वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही आता है। जब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे तो आपको ये बात समझने आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होगा क्या, यानी कि नाम से ही समझ नहीं आ रहा है, जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होंगे, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, वो क्या होता है, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली पहचान तो ये है कि सिंगल पेरेंट का होना, और दूसरी पहचान उसकी ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म नहीं होते। और अगर कहीं पर गैमेट फॉर्म हो गए तो आपके लिए क्वेश्चन है कौन सा ऐसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेट फॉर्म होते हैं। तो याद रखना, अगर गैमेट फॉर्म भी हो गए तो गैमेट फॉर्म होने के बाद भी वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो याद रखिएगा गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली बात सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्व होना, दूसरी बात गैमेट का फॉर्म नहीं होना, तीसरी बात इसमें मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता है। क्योंकि हमने देखा है जिन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनका प्रोजेनी जो होता है वो या उनका ऑफस्प्रिंग जो होता है वो पेरेंट के समान या सिमिलर दिखाई देता है। और माइटोसिस इसी में होता है ना, क्योंकि माइटोसिस बेसिकली होगा तो क्रॉसिंग तो होती नहीं है क्रोमोसोम्स की, और जब क्रॉसिंग्स होती नहीं है तो वेरिएशन आपको दिखेगा नहीं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता, क्या होता है, माइटोसिस होता है। गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, मैं बता चुका हूँ। पांचवी बात जो है, इसमें मल्टीप्लिकेशन बड़ा ही फास्ट होता है सेल्स का। क्यों ऐसा, क्योंकि एसेक्सुअल के जो अक्सर ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से इनके कंपैरिजन में जो एसेक्सुअल वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी काफ़ी कम लगती है, और एनर्जी कम लगने की वजह से इनमें
सेल्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, काफ़ी फास्ट होता है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है, मैंने उनमें से सिर्फ आपको एक बताया। छठी बात इसमें ये है कि इसमें डॉटर सेल जो प्रोड्यूस होगा, वो डॉटर सेल प्रोड्यूस होने के बाद इसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है वो एकदम जेनेटिकली आइडेंटिकल दिखता है, मॉर्फोलॉजिकली भी आपको कैसे दिखेगा, आइडेंटिकल दिखेगा। और इसका रीज़न मैं ऊपर बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग नहीं होती इसीलिए। अक्सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होता है वो मोस्टली सिंगल सेल होते हैं। तो आपके लिए सवाल है, ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो सिंगल सेल नहीं होते। यहाँ पर आपको ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अमीबा है, पैरामोशियम है, यूग्लेना है, ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म जो आपको जानते हैं। तो यानी कि अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो इसमें होगा क्या, तो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यूनिपेरेंटल होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स काफ़ी फास्ट होता है, गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, डॉटर से ऑफस्प्रिंग बेसिकली जो बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल होते हैं कई सारे केसेस में, और इनको याद रखने क्लोन्स भी कहा जाता है। और इसमें अक्सर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर यहाँ पर आप लिस्ट देख रहे हैं तो एक बार मैं बता दूँ, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला है फिशन। फिशन में 3 टाइप्स आपको पढ़ने, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन एंड प्लाज्मोटोमी है, एन नहीं है, एम है वो। फिर स्ट्रॉबिलेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग में एक्सोजीनियस एंडोजीनियस है, एंडोजीनियस को गैम्यूल फॉर्मेशन भी कहते हैं। फिर गैमा फॉर्मेशन है, रीजनरेशन में रिपेरेटिव और रेस्टोरेटिव। फिर स्पोरिलेशन है, जूस्पोर्स है, क्लाइमोडोस्पोर्स है, ओडिया, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स ये है। नेक्स्ट है एपोमिक्सिस है, उसमें एगोमोस्पर्मी है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। तो ये सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब इस चैप्टर में आप एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है फिशन आता है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिशन में सबसे पहले फिशन होता क्या है, बेसिकली फिशन में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका फिशन में आ गया। अब आते हैं बाइनरी फिशन पर। फिशन का पहला टाइप बाइनरी। बाइनरी से समझ नहीं आता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो बाइनरी फिशन में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बाइनरी फिशन में आपको ये दिखाई देगा कि वो आपका डॉटर सेल 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड, आपका पेरेंट सेल 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में क्या होगा, डिवाइड होगा। हमने पहले भी पढ़ा है इसमें माइटोसिस होता है और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिशन में होता है उसे इमॉर्टल भी कहा जाता है। इमॉर्टल का क्या मतलब है, इमॉर्टल का मतलब है जो कभी मरता नहीं। ऐसे मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है जो 2 में डिवाइड हो गया, फिर आगे जाके वो फिर से 2 में डिवाइड हो गया, तो ऐसे तो ऑर्गेनिज्म मर ही नहीं रहा ना, आगे जाके कंटिन्यूसली डिवाइड ही हो रहा है, तो उसे क्या कहा गया, इमॉर्टल कहा गया। अब बाइनरी फिशन के भी अपनी तरह से 4 टाइप होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं उसके प्लेन ऑफ एक्सेस पर। अगर मैं प्लेन ऑफ एक्सेस पूछूं या बताऊं कि प्लेन ऑफ एक्सेस बेसिकली होता क्या है, तो प्लेन ऑफ एक्सेस वो लाइन है जिस लाइन से आप उसको काटेंगे। जैसे कि आपने एक तरबूज को रख दिया, सिंपल भाषा में कहूँ तो आप उसे आड़े भी काट सकते हैं और सीधे भी काट सकते हैं, तरबूज कटेगा तो वही आपका प्लेन ऑफ एक्सेस कहलाएगा। तो बाइनरी फिशन में देखेंगे तो आपको 4 तरह के प्लेन ऑफ एक्सेस हैं, इर्रेगुलर, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। इरेगुलर बाइनरी फिशन वो बाइनरी फिशन होगा जिसमें आप उस ऑर्गेनिज्म को कहीं से भी काट सकते हैं, जैसे अमीबा, आगे आप फोटो देखेंगे तो समझ में आएगा। दूसरा होता है लॉन्जिट्यूडनल, जहां आप उसको सीधे, जैसे आप अपने सर से आप सपोज करो आपने अपने ह्यूमन बॉडी को सर से काटना शुरू किया, तो वो कैसे कहलाएगा, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहलाएगा। एग्जाम्पल यूग्लिना है। ट्रांसवर्स में क्या होगा, अगर आपने अपने आप को पेट से काटना शुरू किया, जहाँ से आपका पेट है आधा ऊपर नीचे कर दिया, तो ये क्या होगा, ट्रांसवर्स। ऑब्लिक का मतलब क्या होगा, डायगोनली अगर आपने कट करना शुरू किया तो वो ऑब्लिक में आएगा, जो है सिरेटियम। ओके, तो देखो फोटो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपने फ़ोटो देखी तो आपको समझने आ रहा होगा, पहला वाला अमीबा है जो इरेगुलर बाइनरी फिशन है, आप उसको कैसे भी काट सकते हो। दूसरा वाला जो है वो आपके पास यूग्लिना है, जो कैसा है, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन में आता है। तीसरा आपके पास पैरामोशियम है, जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में आता है। चौथा वाला जो इस फोटो में नहीं है, वो फोटो मेरे को आप मुझे व्हाट्सएप पर बताएंगे या ईमेल करके बताएंगे या कमेंट सेक्शन में बताएंगे लिंक देकर कि सिरेटियम जो है ऑब्लिक बाइनरी फिशन कैसे बताता है।
तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए और चौथा आपको पता है। तो 4 तरह के बाइनरी फिशन हुआ है, इरेगुलर, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। इरेगुलर में अमीबा ले लिए, लॉन्जिट्यूडनल में हमने यूग्लेना को ले लिया, ट्रांसवर्स में हमने पैरामोशियम को ले लिया, ऑब्लिक में हमने सेराटियम को ले लिया। आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल फिशन की तरफ आते हैं। मल्टीपल फिशन को अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल फिशन में आपको ये दिखाई देगा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में आपको एक सेल दिखाई दे रही है, उस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। अब वो न्यूक्लियस सबसे पहले जो है, पहले न्यूक्लियस जो होगा डिवाइड होगा, काफ़ी सारे न्यूक्लियस बनेंगे और उस न्यूक्लियस को डिवाइड होने के साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। मतलब पहले कार्योकाइनेसिस होगा और कार्योकाइनेसिस के बाद क्या होगा, साइटोकिनेसिस होगा। अब उसमें होगा क्या, ये काफ़ी सारे सेल्स डिवाइड होंगे और ये सेल्स डिवाइड होने के बाद आगे जाके क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर एक सेल था जिसमें एक न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस जो है उस न्यूक्लियस से काफ़ी सारे अलग और न्यूक्लियस बने और उससे अलग अलग तरह के डॉटर सेल्स बने। मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे आप, प्लाज्मोडियम को याद रखेंगे। लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है प्लाज्माटोमी। प्लाज्माटोमी में याद रखना, इसके अंदर जो मदर सेल है, ये मदर सेल के अंदर, सॉरी, प्लाज्माटोमी में याद रखना, ये जो मदर सेल है, मदर सेल के अंदर ही मल्टी न्यूक्लियस होगा। इससे पहले वाला जो आपने देखा था, इसके अंदर एक न्यूक्लियस था, इसके अंदर आपको मल्टी न्यूक्लियस दिखाई देगा। और उस मल्टी न्यूक्लियस में पहला जो होगा, हर एक में सबसे पहले क्या होता था, न्यूक्लियस डिवाइड होता था, इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर फिर क्या होगा, न्यूक्लियस को डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसको हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। और इसका एग्जाम्पल में याद रख लिए, ओपेलिना है या पेलोमिक्सा है, जाइंट अमीबा जिसे कहते हैं। होपफुली आपको पूरी सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।